अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। गुज़िश्ता साल एक खबर सामने आई जिसने कई खबरों को जन्म दिया। एक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो गई, मीडिया पर सिर्फ उसकी बात होने लगी। 16 अक्टूबर 2016 को रोजनामा डॉन में शाया होने वाली सिरिल अल्मीडा की खबर के बाद खबरें गर्म हुई कि सियासी और अस्करी क़यादत में कशीदगी बढ़ गई है। फौजी क़यादत सिविलियन हुकूमत से सख्त नाराज़ है। फिर उसके बाद हुकूमत ने कुछ सख्त एक्शन लिया, मगर मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR की प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें खास तौर पर जिक्र किया गया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डॉन लीग का मामला भी ज़ेरे गौर आया। अब ये एक बड़ी प्रेस रिलीज है और इस बड़ी प्रेस रिलीज में बहुत सारी बातों का जिक्र है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात का जिक्र है, दूसरे मामलात का जिक्र है और डॉन लीग के हवाले से सिर्फ ये जुमला है कि आज की मुलाकात में, आज की जो मीटिंग थी उसमें डॉन लीग्स का मामला भी ज़ेरे गौर आया। ना इससे आगे बात की गई है, ना इसके अलावा कोई बात की गई है, यानी मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज ही वफाकी वज़ीर सागदार ने दावा किया कि डॉन लीग्स पर रिपोर्ट तैयार है। जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट तकरीबन तैयार है, जल्द ही जारी कर दी जाएगी। वो कमेटी मैं समझता हूं कि अपना काम ऑलमोस्ट मुकम्मल करने के करीब है। इंशाल्लाह रिपोर्ट मैं तवक्को करता हूं कि अगले चंद दिनों में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये इस कमेटी के हवाले से जो हेयरिंग हुई थी हाई कोर्ट में चंद दिन पहले, उसमें गालिबन नेक्स्ट तारीख 13 है। डॉन लीग्स की रिपोर्ट बहुत अहम है क्योंकि इस खबर के बाद सिविल और अस्करी ताल्लुकात में कशीदगी दिखाई दी। 6 अक्टूबर को डॉन अखबार में खबर छाया हुई जिसमें वजीर आजम की सदारत में होने वाले इजलास की तफसीलात लिखी गई। खबर के मुताबिक इजलास में कलअदम जमातों के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर वजीर आला पंजाब और उस वक्त के DG ISI में तल्ख कलामी भी हुई। इस खबर की इशाअत के बाद वफाकी हुकूमत ने खबर की तरदीद की, बार बार की। फिर पंजाब हुकूमत ने खबर की तरदीद की। हुकूमत ने सहाफ़ी सिरिल अल्मीडा का नाम ECL में डाल दिया। फिर उसके बाद 14 अक्टूबर को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डॉन लीग्स पर बात की गई और कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें भी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। 29 अक्टूबर को हुकूमत ने वफाकी वजीर इत्तलात परवेज़ रशीद को ओहदे से हटा दिया और फिर 7 नवंबर को जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम की गई और परवेज़ रशीद साहब को जब ओहदे से हटाया गया तो खुद चौधरी निसार साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो परवेज़ रशीद साहब पर इल्ज़ाम है वो ये कि उन्होंने खबर रोकी क्यों नहीं, यानी कि जो लीक का इल्ज़ाम है वो परवेज़ साहब पर नहीं था, इसकी तहकीकात होनी थी। और कमेटी ने तमाम स्टेक होल्डर्स के बयानात रिकॉर्ड किए और फिर खबरें सामने आई कि रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। फिर कयास सराइयाँ हुई कि फ़लाँ का नाम है, फ़लाँ का नहीं, और बहुत सारी इस हवाले से मीडिया पर बातें की जाने लगी, मगर वो रिपोर्ट कहाँ है कुछ नहीं पता चला। आज डार साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। क्या मामलात फिर संगीन हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं हम सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमारे साथ तलहुसैन साहब मौजूद। तलहुसैन साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर से आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद सिर्फ एक जुमला है कि जी इस पर भी ये मामला भी ज़ेरे गौर आया डॉन लीग्स का, और डार साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ जाएगी। क्या ये अभी तक एक ऐसा हसास मामला है कि जो ऐसी कोई खबर नहीं आई है जब से नई क़यादत आई है, अस्करी क़यादत के कोई ताल्लुकात में मामलात हों या ख़राब हों, कोई ऐसी बात हो सकती है? शुक्रिया शाहज़ाद। मेरे ख्याल में ये जो जुमला है ये मानी खेज भी है और इसकी तशरीह भी हमें सही पैराए में करनी चाहिए। ये जुमला यूं भी हो सकता था जो कि पहले बयान किया गया कि डॉन लीग्स का मामला जितनी जल्दी तय हो जाए उतना ही बेहतर है, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ ये जिक्र हुआ कि डॉन लीग का मामला जो है वो ज़ेर बहस आया। हमारी मालूमात ये है कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और एक जरिए से ये भी पता चला है कि रिपोर्ट शायद आर्मी के आला हुक्काम के पास भी मौजूद है। अब आप ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट मौजूद है तो फिर इस जुमले को लिखने की क्या जरूरत थी? देखें, आर्मी के लिए ये मामला जब से उठा है, आर्मी की क्या मामले की सूरत में ये सामने आया है। कमांडर्स की मीटिंग में यकीन ये डिस्कस हुआ और फिर जुमला डालना शायद इस वक्त जरूरी था कि कहीं ये ख्याल ना हो कि आर्मी की क़यादत की आंख इस मामले से हट गई है। हमारी मालूमात ये भी है कि शायद एक हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट रिलीज हो जाएगी और इसके अंदर तकरीबन वही मामला सामने आएगा जो पहले बिलवास्ता तौर पर डॉन लीग्स की रिपोर्टिंग के हवाले से सामने आता रहा है, यानी तारिक फातमी साहब के ऊपर शायद कुछ जिम्मेदारी हो और कुछ दो और मेंबरान के ऊपर जिम्मेदारी हो। लेकिन मेरी मालूमात ये भी है कि शायद इसमें बराह रास्त जो कल्पेबिलिटी जिसको कहते हैं, बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो ना हो कि जिसने ये करवाया है, लेकिन ये जरूर होगा कि जहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था
वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं हुआ। मतलब यानी कि ये मुमकिन नहीं है यहाँ से कि ये तय हो जाए कि जी ठीक है लीक हुआ, नहीं होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई इसलिए कोई इस पर किसी का नाम लेकर उसे सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है या उसे ओहदे से फारिग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर जिम्मेदारी डालकर ओहदे से उसे हाथ धोना पड़ेगा। परवेज़ रशीद साहब पर तो सिर्फ स्टोरी रोकने का इल्ज़ाम था, ना रोकने का। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि इतनी तफसील के साथ एक कमेटी ने रिपोर्ट तरतीब दी हो और आखिर में टाइम फिश हो जाए, उसमें से कुछ निकले ना। यकीनन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का तयन होगा और वहीं पर होगा जिस तरफ मैंने इशारा किया। इसके अलावा शायद ये भी इशू रेज किया जाए कि बेहतर तरीके से मीडिया की मैनेजमेंट हो सकती थी, नहीं हुई, तो रिपोर्ट में से कोई बहुत धमाकाखेज मवाद निकलने की तवक्को शायद नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस मामले को क्लोज करता है। जहां पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने गलती की है वो ये कि इन्होंने बहुत लेट कर दिया है इस मामले को। वो खुद इस सिचुएशन में अपने आप को डाल सकते थे जहां पर वो खुद जिम्मेदारी कबूल करते, अपनी रिपोर्ट की लीक की नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी कबूल करते कि हमने तहकीकात करवाई है और हमने खुद इनको मंजर आम पर लाना है। वो इंतजार करते हैं। नवाज शरीफ साहब आपको पता है कि बाद मामला पर पाँव घसीटते रहते हैं, तो अगर पाँव ना घसीटते तो शायद आज की प्रेस रिलीज के अंदर ये जुमला ना आता और आप और मैं रिपोर्ट के मतन के ऊपर बात कर रहे होते, रात ये कह रहे होते कि कब रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी। बहुत शुक्रिया। तो हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया इस हवाले से दे रहे थे। अगले अगर ये रिपोर्ट आती है, बड़ी अहम रिपोर्ट है, जैसा कि जिक्र हो रहा है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी खास तौर से एक जुमला रखा गया। इस हवाले से प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंध की, यहाँ की सियासत की। सिंध की जो बैड गवर्नेंस है उसकी बात सब करते हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पर सब तनकीद करते हैं कि जी खंडर बन गया कराची, अंदरूनी सिंध में कोई काम नहीं हुआ, लाड़काना जैसे शहर में काम नहीं हुआ, अदम तवज्जो की सब बात करते हैं। तहरीक इंसाफ भी आवाज़ उठाती है। नून लीग का जब कोई रहनुमा आए या वैसे कोई नून लीग पर तनकीद हो रही हो पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो भी पीपल्स पार्टी को याद दिलाती है यहाँ की ख़राब सड़कें, अस्पतालों की ख़राब हालत पर तनकीद की जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद कोई ऐसी जमात नहीं जो सिंध में पीपल्स पार्टी के मुतबादिल सियासी क़ुव्वत बनने की कोशिश करती नज़र आती हो। ना नून लीग, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना कोई और जमात। आज आम इंतखाबात से 1 साल पहले और पिछले इंतखाबात के तकरीबन 3.5 साल बाद, पौने 4 साल बाद, मियाँ नवाज शरीफ साहब को सिंध का ख्याल आया, यहाँ के अवाम का ख्याल आया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 3.5 साल के इक़्तिदार में, 4 साल के इक़्तिदार में आज पहली मरतबा सिंध में पार्टी जलसे से खिताब किया। मियाँ साहब ने अपने खिताब में सिंध के अवाम के लिए कई तोहफों का ऐलान किया। हम इंशाअल्लाह सिंध की तामीरें नौ करेंगे, आपके जख्मों पर मरहम रखेंगे, बिजली देंगे इंशाअल्लाह, पानी देंगे, सड़कें देंगे, मोटरवेज देंगे इंशाअल्लाह। ठट्टा के लिए एक 500 बिस्तर वाला हॉस्पिटल ठट्टा में कायम किया जाने का फैसला किया और सिंध के शहरों को, सिंध के गोठों को, सिंध के देहातों को पंजाब के शहरों से भी इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। जिला सजावुल और ठट्टा में गैस की फ्राहमी के लिए मैंने हुक्म जारी कर दिया है। गली मोहल्लों में पानी की निकासी, गलियों को पुख्ता करने, पीने के साफ पानी के लिए मैं दोनों अजला के लिए 20-20 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ। मुल्क में तीसरी मरतबा हुक्मरानी करने वाली जमात नून लीग सिंध में मुतहर्रिक नज़र नहीं आती, पार्टी ऑर्गेनाइज करती नज़र नहीं आती। वही पुराना तरीक़ा कि जो सिंध में ऐसे ख़ानदान हैं जो सीट जीत सकते हैं, उनके यहाँ एक जलसा कर देना, फिर चले जाना, फिर सिंध का ख्याल ना आना, यही मुख्तलिफ जमातें करती हैं। और मुल्क के 3 सूबों में नून लीग की मजबूत सियासी मौजूदगी है, लेकिन सिंध में ना ही नून लीग पार्लिमानी सियासत में दिलचस्पी लेती नज़र आती है और यहाँ नून लीग की सियासी सरगर्मियाँ भी शाज़ो नादिर दिखाई देती हैं। और आज ऐसा ही नज़ारा ठट्टा में देखने को मिला जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ठट्टा में जलसे से खिताब किया। और उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2013 के इंतखाबात से पहले सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए थे और उस वक्त भी सिंध के सबसे अहम शहर कराची में मियाँ साहब ने 2013 के इंतखाबात से पहले जलसा नहीं किया था, जहाँ वो सिंध आकर हुकूमत पर तनकीद करते और यहाँ की हालत बदलने की बातें करते थे। मियाँ साहब आज भी कर रहे थे, सिंध के अवाम को बता रहे थे कि वो हालात बदलेंगे, उनके पहले भी क्या करते थे 2013 से पहले, कैसे तरह देखिए। पाकिस्तान बन गया लेकिन सिंध की और इन गरीबों की हालत नहीं बदली, लिहाजा इनकी हालत बदलनी चाहिए।
और इस तरफ तवज्जो दो। हुक्मरानों यहाँ आके तवज्जो दो, ये उजड़ गए हैं बेचारे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं है। हम इंशाअल्लाह, अल्लाह ने हमें मौका दिया, इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदलेंगे। भाइयों जागो, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जागो, देखो इन हुक्मरानों ने आपको क्या दिया। आपसे वोट लिया, आपको हर किस्म का सब्ज़ बाग दिखाया, लेकिन दिया कुछ नहीं। 4 साल हो गए, मैंने जरदारी साहब को बड़ा समझाने की कोशिश की। अब तो खैर 1 साल से कोई राब्ता नहीं है। 1 साल से ना वो मुझसे बात करते, ना मैं उनसे कभी मैंने बात की है। लेकिन 3 साल मैंने समझाया उनको बहुत कि खुदा का नाम लो, अल्लाह ने मौका दिया है, इस मुल्क की हालत को बदलो, इस मुल्क के अवाम की हालत को बदलो। आओ आकर देखो, सिंध के अंदर आ जाओ, आओ आके देखो कि यहाँ पर शिकारपुर में क्या हाल है। जरदारी साहब, आप भी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध के अवाम से कुछ तो हमदर्दी करो। यहाँ की आके जो है लोगों की हालत को आके बदलो यहाँ पर। इस सब के बाद 2013 के इंतखाबात हुए, नून लीग नहीं जीती, जीत गई पीपल्स पार्टी। मगर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब भूल गए, नून लीग भूल गई कि उन्हें सिंध में ऑर्गेनाइज होना है, एक मुतबादिल जमात बनना है। अगर वो हालात जिसकी वो बात कर रहे थे वो उसके बाद भी जारी रहे। 2013 में इंतखाबात से पहले नून लीग ने सिंध की सियासी जमातों से इत्तेहाद भी किया, जिनमें मुस्लिम लीग फंक्शनल, मुमताज़ भुट्टो की जमात, सिंध नेशनल फ्रंट और अरबाब गुलाम रहीम की जमात शामिल थी। अब सूरत हाल यह है कि इलेक्शन से पहले जिन सियासी जमातों और लोगों ने नून लीग से इत्तेहाद किया था, उनमें से कुछ अब उनके साथ नहीं, और मुस्लिम लीग फंक्शनल से इत्तेहाद किया था उसके लोग छोड़कर दूसरी जमातों में जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। जिस पीपल्स पार्टी का मुतबादिल बनने की कोशिश की जा रही थी और फिर 3.5 साल ख्याल नहीं आया, वो पीपल्स पार्टी और मजबूत हो गई। इम्तियाज शेख, जाम मदद अली और मोहम्मद अली शाह जामोट ने पीपल्स पार्टी से ताल्लुक जोड़ दिया, जबकि मुमताज़ भुट्टो, जिन्होंने अपनी सियासी जमात नून लीग पे जिम्म कर दी थी, लेकिन गुज़िश्ता साल उन्होंने भी नून लीग से इत्तेहाद खत्म करके वापस अपनी पार्टी सिंध नेशनल फ्रंट बहाल कर ली। अरबाब गुलाम रहीम भी नून लीग के प्लेटफॉर्म से मुतहरिक नजर नहीं आ रहे। और मुस्लिम लीग नून ने 2013 के इंतखाबात सिंध से कौमी असम्बली की एक ही नशिस्त हासिल की थी। कराची में जलसा नहीं किया मियां साहब ने कोई, ना इलेक्शन से पहले आए, मगर सीट हासिल की कौमी असम्बली के हल्के 258 से नून लीग के उम्मीदवार हकीम बलोच ने 52,751 वोट हासिल किए थे। मगर बाद में उनकी नून लीग से नाराज़ी हुई और वो पीपल्स पार्टी से जुड़ चुके हैं, बाई इलेक्शन लड़के जीत के पीपल्स पार्टी जा चुके हैं। यानी नून लीग के पास एक सीट नहीं इस सूबे से नेशनल असम्बली की। 2013 के आम इंतखाबात में नून लीग को सिंध असम्बली में 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल हुई, लेकिन उनमें से बेशतर वो लोग थे जो बाहर से नून लीग में आए थे। 2 नशिस्तें ठट्टा के शराजी बरादरान और एक अरबाब गुलाम रहीम की थी, जबकि सिंध से ही नून लीग के पुराने रहनुमा इरफानुल्लाह मरवत की भी गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी से कुर्बतें बढ़ रही थी कि उसके बाद जरदारी साहब की साहबजादियों की तरफ से ट्वीट हो गया और उन्होंने तनकीद की और वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। आम इंतखाबात से 1 साल पहले अब ठट्टा आमद और सिंध के अवाम के लिए सहूलियात का ऐलान तो मियां साहब कर गए, लेकिन गुज़िश्ता 3.5 सालों में सियासी तौर पर नून लीग और नवाज शरीफ सिंध में मुतहरिक नजर नहीं आई। जिस तरह पंजाब और पीके में ये सरगर्म दिखाई देते हैं, पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए मुतबादिल बनना चाहते हैं, उस तरीके से सिंध में पार्टी जमाना, पार्टी के कदम जमाना, पार्टी ऑर्गेनाइज करना और पीपल्स पार्टी का मुतबादिल बनना, ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया। गौस अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप रहनुमा रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मियां साहब के बहुत ज़्यादा करीब रहे, असीरी भी काटी, फिर मामला लगता है कि 2-2.5 साल से बेहतर नहीं है, 3 साल से। क्या वजह है और क्या नून लीग ने मिस किया है? गौस अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब क्या वजह है? मियां साहब गए भी हैं आज कॉन्स्टिट्यूंसी में, वही एक पुराना रिवायत है, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ बहुत सारी चीज़ें अनाउंस कर दो, पार्टी ऑर्गेनाइज उस तरीके से नज़र नहीं आती। क्या वजह है नून लीग के उस तरीके से मुतबादिल ना बनने की? क्या स्ट्रैटेजी में मसला है या ये सही स्ट्रैटेजी है? अभी तक तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है नून लीग को ऑर्गेनाइज करने की सिंध में, क्योंकि PMLN की जो लीडरशिप है वो सिंध में तवज्जो नहीं देती, उनका तवज्जो नहीं है सिंध में PMLN को ऑर्गेनाइज करने का या उसको मजबूत करने का। और सब वजह क्या है? ठीक है, मियां साहब के पास पंजाब में काफ़ी सीटें हैं, मगर उसके बावजूद वहाँ चैलेंज भी है। सिंध में मुतादिद नेशनल असम्बली की सीटें हैं, अगर उन्हें हुकूमत बनाने का चांस नहीं भी लगता, उसके बावजूद क्या वजह होगी कि मियां साहब तवज्जो नहीं देते? KP पे तो देते हैं, चाहते हैं कि वहाँ का वोट बैंक टूटे, आप मियां साहब के करीब रहें, क्या वजह होगी? वजह यह है कि वहाँ तवज्जो नहीं दिया जाता, वरना एक बंदा PMLN के टिकट पे इलेक्ट हुआ और MNA बना और उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट किया गया, उसको क्योंकि तवज्जो नहीं दी गई तो उन्होंने
और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जो पोजीशन थी उसे भी रिज़ाइन किया और उस एमएनए से भी रिज़ाइन किया और पार्टी भी छोड़ दी और जाके पाकिस्तान पीपल पार्टी ज्वाइन की। तो ये सारी चीज़ें जब आप तवज्जो देंगे तो ऐसे ही बातें होती हैं। मतलब जो सिंध की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, दूसरे सूबों में गवर्नेंस पर वोट पड़ने लगा है, जो सियासत है वो लिसानियत से, लिसानी नारों से आगे निकल गई है। सिंध में जाहिर है कि कराची का एक अलग वोटिंग पैटर्न है, अंदरून सिंध का एक अलग वोटिंग पैटर्न है, उसमें बहुत सारे चीज़ें काउंट होती हैं। गवर्नेंस की तरफ अभी तक ध्यान नहीं गया और लोग जो हैं, दूसरी सियासी जमातों ने मेहनत भी नहीं की कि लोग उनको मुतबादिल के तौर पर देखें। अगर यहाँ से मेहनत करे नून लीग तो क्या सिंध के वोटर मियाँ साहब की तरफ देख सकते हैं अगले इंतखाबात में, अगर यहाँ से मेहनत करना चाहें? 1 साल रह गया, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस PMLN खो चुकी है। सिंध में लोगों को एतबार नहीं है क्योंकि 3-3.5 साल में बल्कि 4 होने वाले होंगे तो उनको तवज्जो नहीं मिला है। उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। उनमें जो भी अनासर पाकिस्तान पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ हैं सिंध में, उन सबको इकट्ठा होके ये काम करना पड़ेगा। ये अकेले PMLN की बस की बात नहीं है। तो शाह साहब, ये तो फिर सिंध के अवाम की बड़ी बदकिस्मती हुई। पहले मिलकर काम किया था, जिन्होंने मिलकर काम किया था सब तितर बितर हो गए, फंक्शनल टूट के इतने सारे रहनुमा पीपल्स पार्टी में चले गए। पीपल्स पार्टी ही मजबूत हुई है ना। इमरान खान साहब को सिंध का ख्याल आता है, मियाँ साहब को 3.5-4 साल बाद आया है, एक जलसा करके और बहुत सारे अनाउंसमेंट करके चले गए हैं। तो मुतबादिल तो फिर कोई नहीं है सिंध के अवाम के पास, बड़ी बदकिस्मती है उनकी। नहीं, मुतबादिल बनेगा और इंशाल्लाह आ जाएगा मैदान में। ये ज़रूरी नहीं है कि PMLN ही मुतबादिल है। उसको बड़ा अपॉर्चुनिटी थी PMLN को मुतबादिल बनने की, लेकिन उन्होंने वो अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी। आपकी कोई बात हुई है मियाँ साहब से, कोई नाराज़ी वगैरह थी, कोई वापसी का चांस, कोई बातचीत, कोई ऐसा राब्ता कुछ हुआ है या नहीं? नहीं, हम कोई मनाने की कोई कोशिश नहीं की। वो हम दूर हैं एक दूसरे से। कोई मेरे ख्याल में 24 जुलाई 2013 से न कोई बातचीत है, न कोई गुफ्तगू है, न कोई टेलीफोन पे बात है। ये कोई वास्तेदारी ख़त्म हो गई। वसली शाह साहब, बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग ने मेहनत नहीं की है सिंध में, मुतबादिल नहीं बनने की कोशिश की है सिंध में। क्या मियाँ साहब ये एक जलसे के लिए और बहुत सारी अनाउंसमेंट करने के लिए पूरा पैकेज ही जितना वफाकी हुकूमत कर सकती है उसमें से बहुत सारा अमाउंट एक जगह पर अनाउंस करने के लिए आए थे, या वाकई बाकायदा तौर पर सिंध में मेहनत की जाएगी? आने वाले दिन में पता चलेगा, या फिर सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद होगी और मुतबादिल नहीं दिया जाएगा सिंध के अवाम को। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जहां मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया गया, डॉन लीग्स पर बात की गई, वहीं फौजी अदालतों पर भी बात की गई। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने फौजी अदालतों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। साथ ही कहा कि फौजी अदालतों के दोबारा क़याम का फैसला बहरहाल हुकूमत ने करना है, मगर फौजी अदालतों के क़याम में तोसी के मामले पर तमाम पार्लिमानी जमातों का इत्तफाक राय ना हो सका। आज एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई जब पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही थी, नून लीग कुछ और। फौजी अदालतों में तोसी के मामले पर पार्लिमानी रहनुमाओं के 10वें इजलास में भी मुश्तरका मसवदा तैयार ना हो सका। अब हुकूमत कल कौमी असम्बली में वही मसवदा पेश करेगी जिस पर 28 फरवरी को तमाम पार्लिमानी जमातों ने इत्तफाक किया था, मगर पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं थी। यानी तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ खड़ी हैं, जबकि पीपल्स पार्टी अलग पोजीशन लिए हुए है। आज पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं के इजलास के बाद वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने दावा किया था कि पीपल्स पार्टी ने अपनी 2 तजावीज़ से पीछे हटी है। तहरीक इंसाफ ने भी दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ वापस ले ली है, मगर इजलास के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत का अहम इजलास हुआ और उसके बाद बयान सामने आया कि पीपल्स पार्टी अपनी किसी तजवीज़ या मुतालबे से पीछे नहीं हटी और पार्लियामेंट में अपनी ही आईनी तरमीम लेके आएगी। क्या असल मामला हुआ? इसहाक डार साहब वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद। डार साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कोई बात आगे बढ़ी थी? पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम अपनी तरमीम लेके आएंगे, फौजी अदालतों पर हम अपने किसी मुतालबे से पीछे नहीं हटे। जी शाहजेब साहब शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है, हुकूमत की फ़राइज़ में भी शामिल है कि हम सबको कंसेंसस करें। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे यूनिटी और कंसेंसस की जरूरत है। अगर वो ना होता तो शायद 10 इजलास ना होते और चंद हफ्ते इस पे हम खर्च ना करते। जिस प्रोसेस में मुल्क गुजर रहा है, जो चैलेंज इस वक्त दरपेश है, जो 125-150 हमारे
लोग शहीद हुए हैं पिछले चंद हफ्तों में। तो ये बिल्कुल आज मैं समझता हूं कि जो 28 फरवरी का आपने बिल्कुल सही रिमाइंड करवाया है, उसमें तमाम जमातें और उसमें पीपल्स पार्टी के मोहतरम जनाब नवीद कंवर साहब मौजूद थे, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने ये कहा था क्वालिफायर कि मैं जाके अब मुझे ब्लेसिंग और अप्रूवल लेनी होगी अपनी पार्टी लीडरशिप से। तो बाकी पार्टीज ने तो प्रेस के सामने हम इकट्ठे होके, शाह महमूद साहब एक तरफ थे, आफ्ताब शेरपौर साहब थे, अपना जमात इस्लामी के साहबजादा तारुकुल्लाह साहब थे, पीपल्स पार्टी आज मानी थी, थोड़ा पीछे हटी थी, नहीं हटी थी? वो तो कह रहे हैं हम किसी मुतालबे से नहीं हटे, हम तो अपनी तरमीम लेके आए। करता हूं कि वो बेसिकली 9 नुकात तो आपको पता है कि जनाब जरदारी साहब ने 6 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किए थे, और वो 9 जो नुकात हैं उस पे जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वो तो बेसिकली 3 है कि ना तो 1 साल में हमने उनको कन्विंस किया कि 1 साल में काम नहीं हो सकता, 2 महीने वैसे गुजर चुके हैं क्योंकि आपने इसको 7 जनवरी से कंटिन्यूटी के लिए आपने करना है यानी इफेक्टिव, और फिर आगे जो रोड मैप तय हुआ है उसमें आप बकैया जो है 9-10 महीनों में ये काम मुकम्मल नहीं कर सकते कि पैरल सिस्टम खड़ा हो जाए और फिर उस 1 साल के खात्मे के बाद उसकी एक्सटेंशन की जरूरत ना हो। तो इसलिए एक सबने ये कहा, दूसरा उनको गुजारिश ये की कि भाईजान ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं चल सकता जिसमें आप सेशन जज या एडिशनल सेशन जज साथ बैठाएंगे, कौन उसको हेड करेगा, कौन चेयर करेगा, और तीसरी उनकी डिमांड थी कि ये जो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज होंगे वो रिस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट होगी उनके चीफ जस्टिस। तो ये 3 चीजों पे उन्होंने मेहरबानी की, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ। 9 में से 3 चीजें, हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई, उसके बाद हमारा ब्रेक आई कोई आधे घंटे की नमाज की, और वो उनको कंसल्टेशन के लिए वो अपनी पार्टी से, और नवीद कंवर साहब चूंकि उनकी वालदा की डेथ हुई है कल तो वो नहीं थे, तो वो कंसल्ट कर लें। तो उन्होंने जब आके ये कहा तो गवर्नमेंट से पहले मैं तो एक लेटर प्रोग्राम में मैंने कंफर्म किया, जनाब शेख रशीद साहब और जनाब अपना शाह महमूद कुरैशी साहब जब कोई करीबन 4:30 पौने 5 निकले, उनके हवाले से पहले ये बयान आया, और ये बयान उन्होंने ये दोनों चीजें जो 9 पॉइंट्स में से जो थे उन्होंने कहा जी ये उन्होंने मान लिया और बाकी चीजें देख लेंगे। अब मैं एक प्रोग्राम में एक और चैनल में 8 बजे मैं इन्वाइटेड था, तो उन्होंने मुझे ये शेयर की मेरे साथ कि जी इस तरह का ये बात हुई है। तो चूंकि उन्होंने मुझे यानी ऑफ द रिकॉर्ड पहले बताया कि जी हमने वो शेख रशीद साहब का और शाह महमूद साहब का सुन चुके हैं और उन्होंने मीडिया को कहा है, तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं था कि मैं उसको इनकार करता या मैं उसकी तरदीद करता। डॉक्टर साहब तो अब यहाँ खड़े हैं कि पीपल्स पार्टी माने ना माने या अपनी नई तरमीम लेके आए, जो आप लोगों का दूसरी जमातों के साथ इत्तेफाक है उसके साथ आप अब ये तरमीम करने जा रहे हैं। शाहजेब साहब बात ये है कि एक तो ये है ना कि एक जो 28 का कंसेंसस मुसद्दा उसको पेश करते हैं। अब एक कुछ 2 जमातों का ये भी था आज थॉट नहीं कि जी ओरिजिनल पे को ले जाएं, लेकिन हाउस होता इसीलिए है, लोगों ने तकरीर करनी है, साइड लाइन के ऊपर आपकी नेगोशिएशन, कंसल्टेशन और अमेंडमेंट डालना हर पार्टी का हक है। वही जो अमेंडमेंट्स 9 जो उन्होंने दी हैं वो 9 अमेंडमेंट्स अगर वो यहाँ भी वो डालते हैं फ्लोर पे भी तो उसमें भी बात होगी। तो लेकिन अब इसमें मजीद पहले कौम और देख रही है, पूरा मुल्क देख रहा है, एक यूनिटी का मैसेज, एक कंसेंसस का जो मैसेज है वो बहुत जरूरी है, और हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उसके लिए इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मजीद जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मजीद कह रहे हैं कि टाइम बड़ा कम है और ये आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम मामला है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा भी रही है और कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, धरना दे देंगे इस हवाले से। उस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगले इंतखाबात में भी पहले ही प्री पोल रिगिंग कर रहा है, रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। कल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो उस रिफॉर्म कमेटी का हिस्सा हैं जिन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म करने थे, और उन्होंने भी कहा कि फुट ड्रैगिंग हो रही है, वो तमाम काम जो किए जाने थे नहीं हो रहे। बायोमेट्रिक सिस्टम और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है वो तेज़ी से नहीं ऑर्डर किया जा रहा। ये सारी की सारी बातें उनकी तरफ से की गई। आज हमारे साथ फिदा मोहम्मद साहब, एडिशनल सेक्रेटरी
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का वर्जन आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिदा मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया। तो साहब जितनी तेज़ी से बात आगे बढ़ रही थी, 1 साल रह गया इलेक्शन में, 2 साल से रिफॉर्म्स कमेटी काम कर रही है और जितना तेज़ी से काम होना चाहिए था और तहरीक इंसाफ कह रही है कि बाकायदा तौर पर फुट रैगिंग हुई है, कौन जिम्मेदार है? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है कि मामला तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सका? आपको आज मैं ये बता के आप खुशी महसूस करेंगे, कौम खुशी महसूस करेगी कि कल ही 11 बजे हमारा एक वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी है और हम 150 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स खरीद रहे हैं, उनके खरीद का ऑर्डर पास कर रहे हैं। अगले हफ्ते बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मशीन्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, क्योंकि उनके वेंडर बाहर से आ रहे हैं, उनको आने में इस हफ्ते कुछ हिकअप्स सामने आए, वो पहुंच नहीं पाए पाकिस्तान। तो अगले हफ्ते उनके साथ एग्रीमेंट साइन होगा। 100 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मशीन्स हम उनसे खरीदेंगे। ये मशीन पार्लियामेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हिदायत के मुताबिक आज के बाद जो भी बाई इलेक्शन मुल्क में होगा, कौमी और सूबाई असम्बली का, उसमें हम टेस्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको आज बताता चलूं कि ये हम सिर्फ इलेक्शंस का वेट नहीं करेंगे कि बाई इलेक्शन कब हो रहे हैं, आते ही हम इन पर टेस्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और हमने ये तजवीज़ कमीशन के सामने रखी है कि हम सबसे पहला टेस्ट शायद नेशनल असम्बली के हाल ही में करें, क्योंकि जो हमारे कायदीन है, कौमी पार्लिमानी कायदीन है, उनके सामने हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि वो आए और अपना वोट कास्ट करें। उससे हम रिजल्ट कंसोलिडेट करेंगे, रिजल्ट वॉच करेंगे, टाइम वॉच करेंगे, सिक्योरिटी वॉच करेंगे, एक्यूरेसी वॉच करेंगे, सिग्नल की अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू दी नादरा डेटाबेस, ये सारी चीजें हम वॉच करेंगे और रिजल्ट कौम और पार्लियामेंट के सामने हम पेश करेंगे। तो 2018 के इंतखाबात कराने के लिए आपको कितनी मशीनें चाहिए होंगी? ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक ही दिन में एक्सरसाइज होती है और बहुत बड़ी होती है, कि ये सारा का सारा इसी तरीके से हो मामला, इसके लिए कितनी मशीनें आपको चाहिए होंगी और कब तक आ जाएंगी? पूरे पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे इलेक्शन के दौरान मशीनें इंस्टॉल करें। अभी पार्लियामेंट ने हमें ऐसा कोई हिदायत नहीं दी है, ना ऐसा है। हमने इस दौरान मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हुए और जो इस फील्ड में एक्सपर्ट से उनकी राय लेते हुए, फॉर एग्जांपल यूएनडीपी को हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एक इंटरनेशनल सर्वे करके एक रिपोर्ट शाये की है और उन्होंने कहा है कि इट विल नॉट बी पॉसिबल कि 2018 में आप टोटल इलेक्शन मशीनों की बुनियाद पे करें, क्योंकि ये मशीन सिर्फ मशीन खरीदना नहीं है, मशीन पर लोगों को ट्रेन करना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो उधर ऑपरेट करेगा पोलिंग स्टेशन के अंदर, उसको भी ट्रेन करना है, पोलिंग अमले को ट्रेन करना है, वोटर को अवाम को ट्रेन करने कि वो मशीन चलाएंगे कैसे। माजरत के साथ फिर फायदा क्या हुआ? फिर आप बाई इलेक्शन ही करा पाएंगे ना सारे के सारे सिस्टम से। अगला इलेक्शन अगर आप पूरा मशीनों पे नहीं करा पाएंगे, और तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि भारत में जो इंतखाबात होते हैं वो 1970 से इस तरीके से हो रहे हैं। अब ज़ाहिर है भारत के इंतखाबात बहुत ज़्यादा फेजेस में होते हैं, एक दिन में नहीं होते, मगर फिर आप कैसे कर पाएंगे? फिर फ़ायदा क्या है? फिर आप बाई इलेक्शन ही करा पाएंगे? जो इंक्वायरी कमीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने जो इन रिपोर्ट पेश कर दी जनरल इलेक्शन 2013 के, उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कुछ गाइडलाइंस हमें दे दिया और उन एरियाज में हमने रिफॉर्म शुरू कर दी डे 1 से। आपको मैं ये बताता चलूं कि अगस्त 2014 में पहली बार हमें नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट से लेटर रिसीव हो गया कि पार्लिमानी कमेटी कायम हो गई और इस कमेटी के साथ आपको ऑपरेट करके कि हम रिफॉर्म्स की तरफ चले। हमने रिफॉर्म्स का लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का पहला ड्राफ्ट अगस्त 2014 ही में उस कमेटी के सामने रखा। इलेक्शन जो उस रिफॉर्म्स कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें पार्टिसिपेट भी इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये सारा मामला हुआ है। मगर मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आप नहीं करा पाएंगे और वो डिमांड जो कि जमातों की तरफ से की गई जिसके नतीजे में रिफॉर्म्स
कमेटी बनी तो फिर वही कि थैले नहीं होंगे, वो नहीं मिल रहे होंगे, फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच कर रहे होंगे, स्याही का मसला होगा, ये सारे के सारे फॉर्म 15 मिसिंग होगा। इस सब पे क्या काम किया है? अगर आपने इसको नहीं करा पाएंगे आप और बायोमेट्रिक सिस्टम भी नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे 2018 के इंतखाबात में, तो फिर कैसे बात आगे बढ़ पाएगी? जैसा कि मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं भारत में होते हैं। एक इल्जाम ये था कि तेले मिस हो रहे हैं, प्रॉपर स्टोरेजेस नहीं है, हमें हुक्म मिला, हमने इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर दिया है कि हम हर डिवीजन में एक एक स्टोर अपना बनाएंगे। हम डिपेंडेंसी ट्रेयरीज पर, फेडरल और प्रोविंशियल ट्रेयरी पे खत्म करेंगे। 11 स्टोर्स आइडेंटिफाई और अप्रूव हो गए हैं गुजरावाला में, लाहौर में, पेशावर में, कोहाट में, कराची में, और वेल बिफोर 2018 जनरल इलेक्शन हम 29 स्टोर्स अपने बनाएंगे इंशाल्लाह। और उसमें फिर ये इस किस्म की कोई बदनज़मी या रिकॉर्ड की मिसिंग का या तेले की मिसिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। इस पे हम कर रहे हैं। मैं आगे बताऊं, एक और बात ये थी उस रिपोर्ट में कि देयर वाज नो प्रॉपर मॉनिटरिंग। हमने बाकायदा इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग विंग क्रिएट किया है, रेज किया है। इस किताब में आप पढ़ सकते हैं, बल्कि मेरे पास एक और किताब भी है। अगर हम ये पढ़ें, लोकल रिपोर्ट ऑन लोकल इलेक्शंस 2015, हमने पूरे लोकल गवर्नमेंट के एक्सरसाइज को मॉनिटर कर दिया, उसकी रिपोर्टें हमने पब्लिश कर दी है। एंड वी होप कि हम 2018 का जनरल इलेक्शन 100% मॉनिटर करेंगे। प्री पोल मॉनिटरिंग करेंगे, पोल डे मॉनिटरिंग करेंगे, और पोस्ट पोल जो तेले हम रिट्रीव करते हैं, वापस डिपॉजिट करते हैं, अकाउंट फॉर करते हैं, उन सब की हम मॉनिटरिंग करेंगे। यही हम कर रहे हैं। और जो लोकल बॉडीज था वो जाहिर वो भी आपने फेजेस में कराया था और कामयाबी से फेजेस में हो गया, कोई ऐसे धांधली के इल्जामात भी नहीं लगाए गए। अब तहरीक इंसाफ एक बहुत अहम स्टेक होल्डर है और वो इल्जाम लगा रहे हैं कि टाइमलाइन मीट नहीं हुई, सारे प्रोसेस में फुट ट्रैकिंग हुई है, वरना अभी तक मशीनें आ गई होती, जिस प्रोसेस को आप कह रहे हैं कि टेस्ट करना था और वो काम करना था, वो अभी तक हो गया होता और बात आगे बढ़ गई होती। भारत का इलेक्शन जो है 2.5 महीने के स्पेल पे हो रहा है। 2.5 महीने में वो पूरा इलेक्शन कंप्लीट होता है। 9 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है। हमारा तो एक ही दिन में इलेक्शन हो रहा है। 5 बजे क्लोजिंग टाइम होता है, गिनती का टाइम होता है। 5:01 तक भी लोग इंतजार नहीं करते और रिजल्ट मांग रहे हैं। रिफॉर्म हमने ये भी कमेटी और पार्लियामेंट के सामने गुजारिश की है कि आप अगर इसको स्टेगर्ड कर दे। वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन ड्यूरिंग लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस पंजाब और सिंध में कि 3 फेजेस में हमने इलेक्शन कर दिया। रिसोर्सेज, सिक्योरिटी और वॉच एंड मॉनिटरिंग, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। इस तरफ हम जा रहे हैं। पार्लियामेंट के साथ हम फुली कोऑर्डिनेशन में है। तो आपने पार्लियामेंट को कहा कि इस तरह भारत में फेजेस में होता है, या आपने लोकल बॉडीज फेजेस में कराया है? इस तरीके से आपको फेजेस में कराने दें, एक ही दिन में मुमकिन नहीं है कि आप वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए करा सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट के साथ इस पर आपने बात की है? उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम अगर सिंप्लीफिकेशन और ईज की तरफ जाएंगे तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस कि हम कहें कि आप इंडिया का मिसाल अगर हमारे पास आप हमें दे रहे हैं तो फिर इंडिया के टोटल सिस्टम को आप समझें और टोटल सिस्टम के बारे में आप कंसिडर करें कि आया वो अगर हम अडॉप्ट करें तो क्या हम कोई सहूलत पैदा कर सकते हैं सिस्टम में या नहीं? आप चले, आपने कहा कि आप उसके बावजूद कोशिश करेंगे, तो उस कोशिश के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप उसको ट्रायल करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है। हुकूमत के रूल्स हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट के रूल्स हैं, वो सारे रूल्स फॉलो कर चुके हैं आप, हुकूमत को पैसे मांग चुके हैं आप, हुकूमत पैसे दे चुकी है आपको, और आप जो वेंडर्स हैं उनसे बात कर चुके हैं, जो सप्लायर्स हैं उनसे बात कर चुके हैं कि अगर ये मशीनें सही साबित हो गई तो आपको फौरी तौर पर 2018 के इंतखाबात से पहले मशीनें भी मिल जाएं, आप स्टाफ भी ट्रेन कर लें और 2018 के इंतखाबात, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसके बावजूद कोशिश करेंगे वो हो सके? जी बिल्कुल, ये सब कुछ है मेरे ख्याल में। न सिर्फ ये है बल्कि हमने यहां अपने जो इदारे हैं, मसलन एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा जो है, हम उनके साथ अपने R&D के इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन की भी कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन और कई मीटिंग्स हो गई हैं। हमारी टीम्स उधर गई है, उनके इंस्टॉलेशन देखे हुए हैं, उन्होंने आके विजिट किया है, ये मशीनें उन्होंने देखी हुई हैं और उनके पास एक्सपर्टीज है। और उन्होंने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी, इकोनॉमी और प्रोडक्शन, वो सारी चीजें वो इंश्योर
कर सकते हैं, इंशाल्लाह वी विल ट्राई। तो हम ये भी देख रहे हैं, ना सिर्फ हम फॉरेन वेंडर या दुकानदारों पर तकिया करेंगे, हम अपने इदारों पर भी तकिया करें। एक चीज जहन में रखें कि हम एक कौमी इदारा चला रहे हैं और कुछ कौमी रूल्स और प्रिंसिपल्स के हुदूद के अंदर रहते हुए चला रहे हैं। एक बात आपने पहले की, मैं ये वादे करूं कि सियाही या फर्ज करें अंगूठे का निशान, वो प्रॉब्लम इसीलिए तो आया था कि एक ऑर्डर हो गया कि भाई ये सियाही हमने इस पर्पस के लिए यूज की हुई है, ना वो सियाही पहले टेस्ट हो गई थी, ना उस पे कोई मॉक एक्सरसाइजेस हो गए थे, ना उसके लिए ये सारी R&D की गई थी। दैट्स व्हाई रिजल्ट उसका हौसला अफजा नहीं आया। हम कत्तन इन मशीनों की, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू एरिया है, हम कत्तन बगैर टेस्ट के, बगैर सेटिस्फेक्शन के, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के सेटिस्फेक्शन के, पार्लियामेंट के सेटिस्फेक्शन के, अवाम के, मीडिया के, सारे स्टेक होल्डर्स के सेटिस्फेक्शन के बगैर हम कत्तन नहीं उठाएंगे कि उसका रिजल्ट फिर उस सियाही की तरह आ जाए। फिरोज साहब बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दे रहे थे, कह रहे थे कि आइंदा ठेले नहीं मिस होंगे, फॉर्म 15 नहीं मिस होंगे और जो स्याही है उसकी बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस की जाएगी और जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी मैच होंगे, ये वाली गलतियां नहीं रिपीट होंगी। कोशिश की जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम के ज़रिए ही हो, मगर मुश्किल भी ये मामला नज़र आता है। उम्मीद करते हैं कि रिफॉर्म्स ऐसे हों कि इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ना हो, जो कि सबसे ज़्यादा अहम बात होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी से उसकी कॉल दे रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो भी पार्लिमानी कमेटी की डेडलाइन थी हमने शिरकत भी की है और वो डेडलाइन सारी मीट भी की हैं और आगे भी उनको मीट करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ पार्लियामेंट में, उस पर बात करेंगे तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। कौमी असम्बली के अंदर और बाहर होने वाली झड़पें हैं और अब ये झड़पें हुकूमत और PTI के दरमियान मामूल बनती जा रही हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली मियां जावेद लतीफ़ ने अपने खिताब में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने PSL खेलने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाया और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। जावेद लतीफ़ ने कहा कि जो शख्स मुल्की मामलात को ख़राब करे उसे गद्दार करार देना चाहिए। उन्होंने PTI अरकान असम्बली को मुखातिब करके कहा कि वो अपने चेयरमैन को तमीज़ सिखाएं। यहाँ पर बड़ी ज़रूरत थी कि उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर साहब जो स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे वो इंटरवीन करते, कोशिश करते कि गद्दार और इस किस्म के अल्फाज फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर ना इस्तेमाल किए जाएँ, मगर उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। बाद में हमने जब बात की, मुराद सईद साहब से भी गुफ्तगू की और दूसरे रहनुमाओं से और अपने रिपोर्टर से, तो पता चला कि जब मुराद सईद निकले वहाँ से तो मुराद सईद कहते हैं कि जावेद लतीफ़ साहब भी निकल रहे थे और जावेद लतीफ़ ने उन्हें मुखातिब करके कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि लीडर के बारे में बात की थी, वहाँ से मामलात ख़राब हुए। मुराद सईद कहते हैं कि इन्होंने गालियाँ भी निकाली, जिसके जवाब में मुराद सईद कहते हैं कि मैं गाली देता नहीं हूँ, इसलिए मैंने उन्हें मुक्का मारा। और उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब की एक और वीडियो सामने आई। इस सारे के सारे वाक़े के बाद जावेद लतीफ़ साहब ने माइक्स पर गए और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्हें कतई तौर पर नहीं करने चाहिए थे और मुराद सईद के ख़ानदान के हवाले से वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सबसे पहली जिम्मेदारी स्पीकर साहब की थी, फिर मुराद सईद को जाहिर है कि फिजिकल नहीं होना चाहिए था, हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और उसके बाद जो जावेद लतीफ़ साहब ने किया वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। मगर इसके जवाब में जिम्मेदारी है दोनों लीडरान की, इमरान खान साहब की भी और मियां नवाज शरीफ साहब की भी, कि अपने रहनुमाओं को समझाएं। सबसे पहले दोनों समझाएं ताकि ये मामलात अगर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो क्या दोनों के कारकुन गली मोहल्लों में लड़ेंगे। खान साहब ने अब से कुछ देर पहले मीडिया इंटरव्यू में एक बात कही, वो जरा सुनिए। मुराद सईद ने तो सिर्फ एक मुक्का मारा, शुक्र है कि मैं वहाँ नहीं था, मैं शायद उससे बहुत आगे बढ़ जाता। मुराद सईद में गैरत है, कोई भी किसी भी इंसान में गैरत हो और उसको इस तरह की बात की जाए जिस तरह की इस घटिया इंसान ने की है, वो हो सकता है कि इससे बहुत आगे चला जाता। लेकिन ये पहली दफ़ा नून लीग ने इस तरह की हरकतें नहीं की। अभी बड़ी अफसोस की बात है, तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा भी अपने सोशल मीडिया पर ये बातें कह रहे हैं कि हम इससे भी ज़्यादा करते और ये मामला करते। अगर इस किस्म की बात होती, वायलेंस को फ़रोग़ देना और अपने कारकुनों में ये बात करना, ये बड़ी अफसोस की बात है। ना तो खान साहब को ये करना चाहिए और नून लीग का जावेद लतीफ़ साहब के खिलाफ कोई एक्शन ना लेना अभी तक, उस बयान के बाद
और ये बात वाजे हो कि पहले झड़प हुई है, फिर उन्होंने मीडिया पर आके ये बात की और बहुत ही गलत बात की, मुराद सईद साहब के ख़ानदान के हवाले से की। और अब अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब की जमात ने ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। खान साहब मुराद सईद के एक्शन को इनकरेज कर रहे हैं, नून लीग खामोश है और दूसरे रहनुमा उनका दिफा कर रहे हैं। ये दोनों ही रहनुमा इस बात में कंट्रीब्यूट करेंगे कि पाकिस्तान का सियासी कल्चर ख़राब हो। मियां नवाज शरीफ साहब ने 90 की सियासत देखी है, इमरान खान साहब ने नहीं देखी। क्या मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वापस 90 की सियासत की तरफ जाएं? बहुत ज़्यादा दोनों की जिम्मेदारी है कि यहाँ से मुराद सईद के खिलाफ एक्शन लिया जाए और वहाँ से जावेद लतीफ़ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और स्पीकर साहब का जो ओहदा है, अब तक वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। अब से कुछ दिन पहले भी वाकया हुआ था जब असेंबली में झड़प हो गई, उसके बाद भी सरदार अयाज सादिक साहब उस वक्त स्पीकर थे। क्या मामला हुआ, पार्टियों में आपस में बात बन गई और इजलास हो गया, तहरीक इंसाफ भी वापस हो गई, कार्रवाई होनी चाहिए थी। अरकान असेंबली को उस वक्त भी सस्पेंड करना चाहिए था क्योंकि वायलेंस को किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वो मामला, वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, आज एक फिर कार्रवाई हो गई है। खान साहब कह रहे हैं इससे भी आगे बढ़ के मैं होता तो करता, नून लीग कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या ये गली मोहल्ले में कारकुनों को पैगाम दे रहे हैं कि अगर कोई एक के खिलाफ बात करे तो दूसरा उस पर चढ़ जाए, मारा मारी करे और फिर दूसरा उसके ख़ानदान के ऊपर, उसकी बहनों के मुतालिक गलत बातें कर दे, जो कि आज जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से की गई। दोनों लीडरान जिम्मेदारी का सबूत दें तो बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।